हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द नवोदया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा क्रिया। ठीक है, क्रिया। उसके जो पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक संकलन लेकर हम आपके लिए लाए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एवं अपने दोस्तों या अन्य किसी ज़रूरतमंद को अवश्य शेयर करें। और यदि आप पूर्व से ही हमसे जुड़े हैं तो आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हम आशा करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे ताकि जो हम आपको इसमें प्रश्न लाए हैं वो आपके लिए ज़रूर बेनिफिट देंगे आपकी आने वाली किसी भी परीक्षा में। ठीक है, हिंदी के पोर्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? ऑप्शन ए कह रहे हैं संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन बी कह रहे हैं संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन सी संदिग्ध भूत, ऑप्शन डी संभाव्य भूत। तो दोस्तों क्या कह रहे हैं? देखा गया हो। ठीक, तो देखा गया हो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य वर्तमान। ठीक, क्योंकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि देखा गया हो। ठीक, तो ये संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए कह रहे हैं सहायक क्रिया, ऑप्शन बी नामबोधक क्रिया, ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया और ऑप्शन डी भूतकालिक क्रिया। तो दोस्तों, जब कर्ता अपनी पहली क्रिया को समाप्त करके और दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो हम पहली क्रिया को कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा हमारा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, इसमें कर्ता क्या करता है कि जो अपनी पहली क्रिया है उसको समाप्त करते ही दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसने नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर भोजन किया। ठीक, तो उसने पहली क्या की? पहली क्रिया उसने नहाने की की। ठीक है, पहली क्रिया नहाया और फिर क्या किया उसने? उसके बाद भोजन किया। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है, अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? ठीक है, अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो पहले समझते हैं वृत्ति। वृत्ति क्या कहलाती है? वृत्ति है हमारी, वृत्ति मतलब मनोदशा हो गई। ठीक, क्रिया करते समय हमारी मनोदशा क्या है? मन यानी मूड। ठीक, तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन है आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि सामर्थ्य सूचक, ऑप्शन बी निश्चयार्थ, ऑप्शन सी बाध्यता सूचक और ऑप्शन डी इच्छार्थक। ठीक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है हमारा सामर्थ्य सूचक। यानी अब आप चल सकते हैं, आप में सामर्थ्य आ गई है, इसलिए कौन सी वृत्ति हो गई है? सामर्थ्य सूचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। ऑप्शन ए के क्वेश्चन कह रहे हैं दीपा ने गाय को चारा खिलाया। ऑप्शन ए कह रहे नाम धातु क्रिया, ऑप्शन बी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन डी कृदंत क्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्विकर्मक क्रिया। मतलब द्विकर्मक क्रिया इसमें क्या, जिसमें द्विकर्मक क्रिया में हमारे 2 कर्म होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कर्म हैं हमारे? इसमें कर्म हो गए हमारे, एक हो गया गाय को, ठीक, और दूसरा हो गया चारा। ठीक, ये हमारे 2 कर्म हो गए कि दीपा ने गाय को चारा खिलाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। ठीक है, ये कह रहे दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अभ्यास द्योतक पक्ष है, ऑप्शन बी कह रहा है नित्यता द्योतक पक्ष है, ऑप्शन सी कह रहा है प्रगति द्योतक पक्ष है, और ऑप्शन डी कह रहे हैं कि पूर्णता द्योतक पक्ष है। ठीक, तो दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अभ्यास द्योतक पक्ष। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए अभ्यास द्योतक पक्ष। ठीक है, इसमें मतलब दीपा लगातार पढ़ाई कर रही थी, यानी लगातार अभ्यास करती रही, इसलिए वो कक्षा में प्रथम आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य भेद का विकल्प है। ठीक है, वृत्ति हमने पूर्व में ही डिस्कस कर लिया है कि व्यक्ति की मनोदशा, ठीक, या मूड। तो कह रहे यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। अब ऑप्शन ए कह रहे संदेहार्थ है ये, ऑप्शन बी कह रहे संकेतार्थ है, ऑप्शन सी कह रहे संभावनार्थ है, ऑप्शन डी कह रहे निश्चयार्थ है। ठीक, तो दोस्तों यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ये संकेत कर रहे हैं कि अगर सारा सामान मिलेगा तो ही अच्छा भोजन बन पाएगा। ये इस बात का संकेत है कि अगर सारा सामान नहीं मिला तो भोजन अच्छा नहीं बन पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं अब सीता चलने लगी है। ठीक, अब सीता क्या करने लगी है? चलने लगी है। तो ऑप्शन है इसका ए प्रगति द्योतक पक्ष, ठीक, ऑप्शन बी आरंभ द्योतक पक्ष, ऑप्शन सी पूर्णता द्योतक पक्ष, और ऑप्शन डी सातत्य द्योतक पक्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सीता अब चलने लगी है, तो इसका राइट आंसर हो गया आरंभ द्योतक पक्ष। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प हो। क्वेश्चन कह रहे जरा मेरी सहायता कीजिए। ठीक है, जरा मेरी सहायता कीजिए। तो ऑप्शन ए कह रहे विध्यर्थ, ऑप्शन बी कह रहे निश्चयार्थ, ऑप्शन सी कह रहे संदेहार्थ, ऑप्शन डी कह रहे संकेतार्थ। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए विध्यर्थ। ठीक है, कौन सी वृत्ति हो गई? विध्यर्थ वृत्ति हो गई। यानी विध्यर्थ वृत्ति का मतलब हो गया, इसका विध्यर्थ का तात्पर्य होगा विधि संबंधी अथवा क्रिया करने का भाव। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। रोहन चाय पीकर बैठ गया। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन बी कह रहा है नाम धातु क्रिया है। ऑप्शन सी कह रहा है पूर्वकालिक क्रिया है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि संयुक्त क्रिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वकालिक क्रिया। रोहन ने क्या करा? रोहन ने चाय पी और फिर चाय पीकर बैठ गया, मतलब एक क्रिया खत्म करके तुरंत दूसरी क्रिया उसने शुरू करी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? ये कह रहा है कि प्रेरणार्थक क्रिया इसमें कौन सी है? उठना, उड़ना, दिलाना या चलना। तो दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया होती है, वो क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य ना करके, स्वयं कार्य या क्रिया ना करके किसी दूसरे से कराता है, किसी दूसरे से कराता है। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति से कराता है। तो इसमें कौन सी है? दिलाना। ठीक, किसी दूसरे से दिलाना या दिलवाना, ये सब क्या हो गया हमारा? ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। चलिए 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? चलिए ये क्रिया से हट के क्वेश्चन आ गया, तो इसका राइट आंसर है हमारा घोष वर्ण इनमें से कौन सा है? घोष वर्ण है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा हिंदी की वर्णमाला होती है उसमें से तीसरा, चौथा और जो 5वां वर्ड होता है, जैसे हमारा पहला हो गया का वर्ग। ठीक, तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, तो इसमें तीसरा, चौथा और 5वां जो ये वर्ण होते हैं, ये क्या हो गए हमारे? ये घोष वर्ण होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो गया हमारा कौन सा? डी, ये होते हैं घोष वर्ण। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां प्रश्न है, वह शाम को घर जाएगा। वह शाम को घर जाएगा, वाक्य में वृत्ति का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए कह रहे संभावनार्थ, ऑप्शन बी कह रहे निश्चयार्थ, ऑप्शन सी कह रहे संकेतार्थ, ऑप्शन डी कह रहे विध्यार्थ। दोस्तों हमें वाक्य से ही समझ में आ रहा है, ये कह रहे वह शाम को घर जाएगा, तो इसमें निश्चय है कि वह शाम को घर जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया निश्चयार्थ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है? वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है? ऑप्शन ए आवृत्ति मूलक, ऑप्शन बी सातत्यपरक, ऑप्शन सी स्थित्यात्मक, ऑप्शन डी पूर्ण पक्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया वह भोजन बनाता है, मतलब आवर्ती मूलक। राइट आंसर क्या हो गया? आवर्ती मूलक, यानी इस पक्ष में क्रिया सदैव बनी रहती है। ये कह रहा है कि वह भोजन बनाता है, यानी ये आवर्ती मूलक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां प्रश्न है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि पक्ष, ऑप्शन बी कह रहा है काल, ऑप्शन सी कह रहा है भूतकाल, ऑप्शन डी कह रहा है वाच्य। तो क्रिया के जिस पक्ष से हमें ये पता चले कि क्रिया कब हो रही है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं काल कहते हैं। ठीक,
काल हम जानते हैं कि काल के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वां प्रश्न है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? ठीक है, इसमें क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी कह रहा है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी द्विकर्मक, ऑप्शन सी द्विकर्मक, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो दोस्तों जिस क्रिया से व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो उसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक, क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। और जिसका फल कर्ता पे पड़े उसको कहते हैं हम लोग अकर्मक क्रिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं हम, ऑप्शन ए कह रहा है कि पद, ऑप्शन बी कह रहा है रूप, ऑप्शन सी धातु और ऑप्शन डी कह रहा है शब्द। तो दोस्तों क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को हम कहते हैं धातु कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वां प्रश्न है हमारा, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, ये कह रहा है अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन बी कह रहा है सकर्मक है, ऑप्शन सी कह रहा है प्रेरणार्थक है, ऑप्शन डी कह रहा है कि द्विकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों हमें इसका पता लगाना है, तो हम इसमें क्या, किसे और किसको प्रश्न अप्लाई करके ये पता लगा सकते हैं कि ये क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक। ये तो हम जानते हैं कि जो सकर्मक क्रिया होती है उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्म पे। और जो अकर्मक क्रिया होती है उसका प्रभाव पड़ता है हमारा किस पे? कर्ता पे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अपन राम सो रहा है, तो इसमें किस चीज़ पर इसका प्रभाव पड़ रहा है? वाक्य में पड़ रहा है स्वयं कर्ता राम पे पड़ रहा है। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए अकर्मक क्रिया। चलिए निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, ऑप्शन ए कह रहा है कि उठना, ऑप्शन बी कह रहा है चमकना, ऑप्शन सी कह रहा है गिराना, ऑप्शन डी कह रहा है देना। तो हमने इस प्रेरणार्थक क्रिया का पूर्व में भी एक पढ़ा था, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगी हमारी कौन सी? गिराना। ठीक, गिराना, गिरवाना। ठीक है, ऐसी शब्दाएं तो वो कौन सी होती है? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कर्ता स्वयं ना करके मतलब किसी दूसरे को प्रेरित करता है काम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक, ऑप्शन ए कह रहे हैं चलना, ऑप्शन बी कह रहा है सोना, ऑप्शन सी कह रहा है मुस्कुराना और ऑप्शन डी कह रहा है लिखना। ठीक, तो सकर्मक क्रिया जिसमें जो प्रभाव पड़ता है वो किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। ठीक, तो चलना नहीं होगी हमारी, ये अकर्मक होगी, क्योंकि चलना तो खुद कर्ता पे ही इसका प्रभाव पड़ेगा। सोने में भी प्रभाव कर्ता पे ही पड़ेगा, मुस्कुराने में भी प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्ता पे। लेकिन लिखना ये हमारी क्या हो गई? ये हो जाएगी हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, सकर्मक। चलिए 20वां प्रश्न है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा है वो किस रूप में रहती है? ऑप्शन ए कह रहे हैं एक वचन पुल्लिंग में, ऑप्शन बी कह रहे हैं ए कह रहा है बहुवचन पुल्लिंग में, ऑप्शन बी कह रहा है एक वचन पुल्लिंग में, ऑप्शन सी कह रहा है एक वचन स्त्रीलिंग में,
और ऑप्शन डी कह रहे हैं कि बहुवचन स्त्रीलिंग में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, जो क्रियार्थक संज्ञा है वो हमेशा किस में रहती है, वो हमेशा रहती है एक वचन पुल्लिंग में रहती है। ठीक है, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करती है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो ऐसी क्रिया को हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जो क्रिया है वो संज्ञा की तरह व्यवहार करे। ठीक, और ये हमेशा किस में रहती है, एक वचन पुल्लिंग में रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। ऑप्शन ए कह रहे हैं अवकाश बोधक, ऑप्शन बी निश्चय बोधक, ऑप्शन सी नित्यता बोधक, ऑप्शन डी नाम बोधक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, नाम बोधक है जो वो संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, बाकी ये सब संयुक्त क्रिया के भेद हैं। 22वां प्रश्न है कि हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो दोस्तों हथियाना है जो वह हमारी क्या है, ऑप्शन नंबर ए नाम धातु क्रिया। ठीक, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया क्या कहलाती, संज्ञा या विशेषण से मिलके जो क्रियाएं बनती हैं वो नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हाथ से हो गया, हाथ से हथियाना। ठीक, बात से बतियाना, बात से क्या हो गया, बतियाना, और चिकना से चिकनाना। तो ये क्या हो गई, ये हो गई नाम धातु क्रिया। 23वां प्रश्न है, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। ऑप्शन ए कह रहे मूलावस्था में, ऑप्शन सी कह रहे पूर्वावस्था में, ऑप्शन बी कह रहे पूर्वावस्था में, ऑप्शन सी कह रहे उत्तरावस्था में, और ऑप्शन डी कह रहे उत्तमावस्था में। ठीक, तो जब दो वस्तुओं के बीच में तुलना, दो प्राणी या वस्तुओं के बीच में जो तुलना की जाती है तो उस समय जो क्रिया होती है वो होती है, इसका राइट आंसर होगा हमारा सी उत्तरावस्था। ठीक है, तो देखो विशेषण की हमारी तीन विशेषताएं होती हैं। ठीक, जो विशेषण होता है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, उसकी अवस्थाएं होती हैं तीन। कौन कौन सी, एक तो होती है पहली मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है हमारी उत्तम अवस्था। ठीक, तो जो मूल अवस्था है इसमें विशेषणों का सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं अपन। ठीक, और जो उत्तरावस्था है उसमें दो वस्तुओं या प्राणियों के बीच में तुलना करी जाती है। ठीक, उत्तरावस्था में, और जो उत्तमावस्था होती है, उत्तमावस्था में भी तुलना ही की जाती है, लेकिन इसमें जो दूसरी वस्तु होती है उसे सबसे, या तो उसकी सभी में उसकी न्यूनता यानी कम उत्तर उसको आंका जाएगा या उसको अधिकतर आंका जाएगा। तो उत्तमावस्था में, जैसे इसमें ने कह दिया, एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम सबसे वीर है, सबसे वीर है, तो ये हो जाएगी हमारी उत्तमावस्था, यानी सभी में श्रेष्ठ किसको दिखा दिया है, राम को। ठीक है, और जो उत्तरावस्था है इसमें दो लोगों के बीच, उत्तरावस्था में इसमें कह दिया कि राम
राम श्याम से सुंदर है। राम श्याम से सुंदर है। ठीक, तो इसमें केवल राम की श्याम से ही तुलना की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या था हमारा? उत्तरावस्था, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना। 24वां प्रश्न है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो अब तो आंख बंद करके लगा सकते हैं। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 24 में का बी, जगाना। ये क्या होगी? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां प्रश्न है हमारा, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए कह रहे संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी कह रहे सहायक क्रिया, ऑप्शन सी कह रहे अकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी कह रहे सकर्मक क्रिया। तो दोस्तों बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। ठीक, इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो किस पे पढ़ रहा, किस पे इसका प्रभाव पड़ रहा? पुस्तकालय पे। तो इसमें हो गया आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, सकर्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वां प्रश्न है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? ऑप्शन ए कह रहा है अकर्मक क्रिया का, ऑप्शन बी कह रहा है प्रेरणार्थक क्रिया का, ऑप्शन सी कह रहा है द्विकर्मक क्रिया का, ऑप्शन डी कह रहा है सकर्मक क्रिया का। तो मीरा जोर से हंसी को किस, इसमें हंसने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मीरा पे पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसमें कर्ता पे ही उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो राइट आंसर हो गया ए, अकर्मक क्रिया। चलिए 26वां प्रश्न, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? तो लिखवाया। ठीक है, तो लिखवाया हो गया हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए 28वां प्रश्न है, चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? ये कह रहा है योजक क्रिया, ऑप्शन बी कह रहा है अधिकार द्योतक क्रिया, ऑप्शन सी कह रहा है औचित्य बोधक क्रिया, और ऑप्शन डी कह रहे हैं अप्रत्यक्ष क्रिया। तो दोस्तों चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया थी? योजक क्रिया। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? ए, योजक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 29वां प्रश्न है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? जो मूल अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, उसमें ये कह रहे प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि संयुक्त धातु, ऑप्शन बी कह रहा है कि द्विकर्मक धातु, ऑप्शन सी कह रहा है साधित सकर्मक धातु, ऑप्शन डी कह रहा है समस्त धातु। दोस्तों ऐसी क्रियाएं, ठीक, जो मूल अकर्मक क्रियाएं होती हैं, यदि हम इनमें प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक, तो प्रत्यय जोड़ने के बाद ये बन जाती हैं हमारी क्या? ये बनती हैं साधित सकर्मक धातु क्रिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ठीक, अकर्मक, अकर्मक में यानी जिसका प्रभाव किस पे पड़ रहा हो? कर्ता पे पड़ रहा हो। ठीक है, और क्या, किसको, किसे आदि प्रश्न करने पर अपन को जवाब ना मिले तो उसमें अकर्मक होती हैं, अगर जवाब मिल जाता है तो उसमें सकर्मक होती हैं। ऑप्शन ए कह रहे पानी बरस रहा है, ऑप्शन बी मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, ऑप्शन सी श्याम निबंध लिखता है, ऑप्शन डी राम मोहन को रुला रहा है। ठीक, तो ये कह रहे इसमें क्या पिसवाता है? गेहूँ पिसवाता है, यानी इसमें क्या का जवाब अपन को मिल रहा है? बी में श्याम निबंध लिखता है, क्या लिखता है? सब निबंध लिखता है, इसमें भी मिल रहा है।
राम मोहन को रुला रहा है, इसमें किसको रुला रहा है? मोहन को रुला रहा है। लेकिन पानी बरस रहा है में हमारी कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, पानी बरस रहा है। ठीक है, तो जिस क्रिया के व्यापार का फल किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है और कर्म साथ में नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।